अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। हमने तकरीबन 2 घंटे का सफ़र तय कर लिया था। मज़ीद 1 घंटे के लिए हम 1 घंटे के बाद हम चेकोस्लोवाकिया के बॉर्डर पे पहुँच गए और हस्ब मामूल हमारे पासपोर्ट वगैरह ले लिए गए बॉर्डर सिक्योरिटी वालों ने। और थोड़ी देर के बाद इमिग्रेशन ऑफ़िसर जो है वो बस पे चढ़ा और उसने ज़ोर से मेरा नाम पुकारा और मेरा पासपोर्ट लहराया। मैं अपनी सीट से उठकर खड़ा हुआ और मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो गई। जब इसने मुझे उठते हुए देखा तो मुझे इशारा किया कि नीचे आ जाओ। मैं थोड़ा परेशान हो गया कि क्या मसला हो गया था। चेकोस्लोवाकिया। सारी बस वालों के नाम सामने मेरा नाम पुकार कर मुझे बस से नीचे उतारा गया। बहरहाल मैं नीचे उतर के इस इमिग्रेशन ऑफ़िसर के साथ इसके केबिन में चला गया। इसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा कोई सामान भी है? तो मैंने कहा हाँ, तो इसने कहा कि अपना बैग बस में से ले आओ। अब मुझे ज़्यादा परेशानी हो गई थी कि ऐसी क्या सूरत-हाल हो गई थी कि सारी बस वालों के सामने मेरा नाम पुकार कर मुझे बस से नीचे उतारा गया और अब मुझे सामान भी उतारने को कहा जा रहा था। बहरहाल मैं बस में जाकर अपना बैग ले आया तो ऑफ़िसर ने मुझे बताया कि मेरे पास चेकोस्लोवाकिया में दाखिल होने के लिए वीज़ा नहीं था। मैंने इसे बताया कि मैं ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं है। इस वक़्त चेकोस्लोवाकिया अभी यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं हुआ था जिसकी वज़ह से वीज़ा लेना लाज़मी था। उस ऑफ़िसर ने मुझे लिस्ट दिखाई कि जिन मुल्कों के लिए लोगों के चेकोस्लोवाकिया में दाखिल होने के लिए वीज़े की ज़रूरत थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम भी शामिल था। अब मैं परेशान हो गया। पहले से भी ज़्यादा मुझे परेशानी हो गई थी। ये कोई रात के 1-2 बजे का वक़्त था। इमिग्रेशन ऑफ़िसर से मैंने पूछा कि क्या कोई बस वापस भी वहाँ से फ्रैंकफर्ट जाती थी? तो इसने बताया कि जाती तो है लेकिन कोई भी बस वाला लिफ्ट नहीं देगा। क्योंकि वाला हर बस ड्राइवर जो है वो स्टेशन से ही पैसेंजर लेता है और नेक्स्ट स्टेशन पे उनको ड्रॉप करता है। दरमियान में किसी को उतारने और बिठाने की इजाज़त नहीं। उस वक़्त मुझे पाकिस्तान की याद शिद्दत से आ गई कि हमारे कंट्री में बस वाले जगह-जगह फ़ौरन बस पैसेंजर्स के लिए रोक देते हैं और पैसेंजर को बिठा लेते हैं, भले कि बस फुल ही क्यों ना हो। एक और मुसाफ़िर के लिए जगह बना दी जाती है, चाहे ड्राइवर के पास गियर वाली जगह के पास ही क्यों ना बिठाया जाए। वो बॉर्डर वाला इलाका बहुत ठंडा था। मैं इमिग्रेशन की एक साइट पर बनी छोटी-सी 1-2 रूम वाली बिल्डिंग में चला गया। जाने से पहले मैंने अपने बस के ड्राइवर से कहा कि सुबह जब वो वापस जाए तो मुझे बस में बिठाकर वापस फ्रैंकफर्ट ले जाए। तो इसने कहा कि इसकी वापसी 1 दिन के बाद होगी, तब वो मुझे ज़रूर बिठा लेगा। लेकिन 1 दिन मैं कहाँ गुज़ारता? इमिग्रेशन की बिल्डिंग जो कि चंद कमरों पर मुश्तमिल थी, ग्राउंड फ्लोर पर थी। वहाँ एक कुर्सी जो कि लकड़ी की बनी थी और उसके बाजू भी नहीं थे, इस पर मैं बैठकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। ऑफ़िसर से बस, टैक्सी, ट्रेन के बारे में पूछा, तो इसने कहा कि वहाँ से कोई ट्रेन नहीं चलती और बसें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ही पैसेंजर्स को लाती और ले जाती हैं। अलबत्ता टैक्सी बुलाई जा सकती थी, लेकिन टैक्सी का किराया 500 यूरो के करीब था, जो कि मेरे बजट से बहुत ज़्यादा बोझ हो सकता था। मैं कॉरिडोर में ही कुर्सी पर बैठा था और वहाँ कोई हीटर वगैरह का इंतज़ाम भी नहीं था। मुझे सर्दी लग रही थी, इसलिए मैंने जो भी स्वेटर थे वो पहन लिए और कुछ बेहतर महसूस हुआ। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद सर्दी दोबारा लगनी शुरू हो गई। मैंने उठकर इधर-उधर चलना शुरू कर दिया और साथ ही कोई चॉकलेट वगैरह थी वो भी खाने लगा। मुझे कॉफ़ी पीने की शदीद ख़्वाहिश हो रही थी, लेकिन वहाँ कॉफ़ी का कोई इंतज़ाम नहीं था। अब मुझे परेशानी शुरू हो गई कि बस कोई मिल नहीं रही थी, ट्रेन वहाँ से चलती नहीं थी, टैक्सी का किराया होश रुका था कि क्या किया जाए। आखिरकार फ़ैसला किया कि टैक्सी मँगा ली जाए। जब मैं इमिग्रेशन ऑफ़िसर को टैक्सी बुलाने का कहा तो उसने बताया कि टैक्सी आने में 3-4 घंटे लग सकते थे। ये 3-4 घंटे मुझे सर्दी में ठठरते हुए गुज़ारने थे। बहरहाल इसे कहा कि मँगवा दे। इसने फ़ोन किया लेकिन कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। मैं बार-बार उसे याद कराता रहा कि मुझे टैक्सी मँगा दे। आखिर उसने मुझे कह दिया कि एक टैक्सी आ रही है मुझे लेने के लिए। अब मैं चल फिर के भी थक चुका था। चॉकलेट, जूस, बिस्किट वग़ैरह खाता रहा। सुना है कि इंसान पर जब परेशानी में होता है तो वो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। मेरे साथ भी यही कुछ हुआ। जो खाने की पीने की चीज़ें मैंने 2 दिन में ख़त्म करनी थी, वो मैं इधर 2-3 घंटों में ख़त्म कर दी। अब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बनाकर गलती की थी। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या क्या करूँ? मैंने दिल ही दिल में अल्लाह पाक को याद करना शुरू कर दिया और जितनी भी सूरतें और दुआएँ याद थी पढ़नी शुरू कर दी। मैंने सोचा कि एक मर्तबा इस मुसीबत से निकल गया तो आइंदा कानों का हाथ लगा लूँगा।
कि वर्ल्ड टूर वगैरह के लिए नहीं निकलना। एक और मुसीबत ये हुई कि इमिग्रेशन ऑफ़िसर की ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो गया और इसने वहाँ से जाना था। तो इसने मुझे कहा कि इसने इस जगह को ताला लगाना है, इसलिए मैं वहाँ से बाहर चला जाऊँ, उससे बिल्डिंग के बाहर चला जाऊँ। बिल्डिंग के अंदर जो थोड़ी बहुत सर्दी से बचाव था, तो बाहर तो वो भी नहीं था, बल्कि बाहर ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सिवाय इसकी बात मानने के। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर निकल आया और एक साइड पर खड़ा होके आती-जाती गाड़ियों और बसों वगैरह को देखता रहा। कभी बहुत ज़्यादा कारें और बसें आ जाती थीं और कभी इक्का-दुक्का। लोग जर्मनी से चेकोस्लोवाकिया और चेकोस्लोवाकिया से जर्मनी आ जा रहे थे। मैंने सोचा कि सब लोग अपने-अपने घरों में हीटर्स ऑन करके आराम कर रहे होंगे और मैं सर्दी में एक तरफ खड़ा आते-जाते लोगों को ठठरता हुआ गाड़ियों और बसों को देख रहा था। इमिग्रेशन ऑफिसर जो कि दोनों मुल्कों की तरफ से थे, उन्होंने बाकायदा ओवरकोट पहने हुए थे और सर्दी से बचाव का इंतज़ाम किया हुआ था। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मुझे इतनी शदीद सर्दी में बाहर खड़ा होना पड़ेगा। मेरे पास जैकेट भी नहीं थी, बस 1-2 स्वेटर ही थे जो कि वहाँ की सर्दी के लिए नाकाफ़ी थे। सर्दी की वजह से मुझे वॉशरूम की हाजत हो गई। एक साइड पर वॉशरूम बने हुए थे। मैं जब वॉशरूम में जाने लगा तो दरवाज़ा लॉक था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वॉशरूम को कौन लॉक करके रखता है। फिर देखा कि एक बस रुकी और इसके पैसेंजर वॉशरूम में जाने लगे, लेकिन वो अंदर जाने के लिए एक सिक्का डालते थे जिससे दरवाज़ा खुल जाता था। मैंने अपनी पॉकेट्स चेक की लेकिन मेरे पास नोट थे, सिक्का कोई नहीं था। अब क्या करूँ फिर मैंने सोचा। मैं बाहर झाड़ियों में फ़ारिग नहीं होना चाहता था। एक तो तहारत नहीं हो सकती थी, दूसरे उधर दरख्त काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए ज़हन में था कि दरख्तों के नीचे या इनके करीब फ़ारिग नहीं होना चाहिए, कोई आसेब वगैरह ना हो जाए और ये नुकसानदेह हो सकता था। लिफ्ट टू फ्रैंकफर्ट। फिर मेरे ज़हन में एक तरकीब आई कि जब लोग वॉशरूम जाते हैं तो दरवाज़ा फ़ौरन बंद नहीं होता, बल्कि आहिस्ता से बंद होता है कि तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी किसी के पीछे ही वॉशरूम में दाखिल हो जाऊँ और फिर अंदर काफ़ी सारे वॉशरूम से इनमें से एक वॉशरूम इस्तेमाल कर लूँ और ये ही मैंने किया। वॉशरूम से फ़ारिग होकर कुछ ज़हन ने काम करना शुरू किया। अब सोचा कि कुछ हिम्मत की जाए और वहाँ से निकलने की तदबीर की जाए। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि थोड़ा सोचा तो वॉशरूम जाने की तदबीर ज़हन में आ गई। अब भी सोचता हूँ और अल्लाह से मदद माँगता हूँ तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा इंशाअल्लाह। आती-जाती ट्रैफ़िक को देखता रहा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला को भी याद करता रहा। फिर अचानक ख़्याल आया कि क्यों ना किसी से लिफ्ट माँग ली जाए जो जो लोग जर्मनी जा रहे थे, तो वो मुझे लिफ्ट देकर वापस जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में ले जाएँ। लेकिन मुश्किल ये थी कि मैं कैसे किसी से बात करता? क्योंकि मुझे जर्मन ज़ुबान नहीं आती थी, तो मैं कैसे किसी को समझाता कि मुझे वापस जर्मनी ले जाएँ? इस मसले को हल करने की भी तदबीर मेरे ज़हन में आ गई कि किसी को कहने की बजाय मैं एक कागज़ पर लिख लेता हूँ कि फ्रैंकफर्ट तक लिफ्ट चाहिए तो कोई ना कोई मुझे लिफ्ट दे ही देगा। मैं खुश हो गया और मेरी रगों में खून तेज़ी से गर्दिश करने लगा और मैं अपने आप को ख़्यालों-ख़्यालों में किसी गाड़ी में बैठा हुआ देखने लगा। मैंने अपने बैग से एक कागज़ निकाला जो कि मेरे कागज़ात के साथ मैंने ऑस्ट्रेलिया से चलते हुए 3-4 खाली कागज़ात भी रख लिए थे कि कहीं ज़रूरत पड़ सकती थी। और वाक़ई आज वो खाली कागज़ मेरे लिए बहुत कीमती साबित हुए थे। मैंने एक तरफ बैठकर कागज़ कागज़ पे लिखा लिफ्ट टू फ्रैंकफर्ट और इसको लेके एक साइड जहाँ पर लोग इमिग्रेशन के पास अपने कागज़ात चेक कराने के लिए रुकते थे, उधर ही मैं कागज़ लेकर खड़ा हो गया। एक इमिग्रेशन ऑफ़िसर मुझे खड़ा देखकर मेरी तरफ आने लगा, तो दूसरे ऑफ़िसर ने जिसने मेरे बारे में प जिसे मेरे बारे में पता था, इसको रोक दिया कि मैं रोक कर बताया कि मैं वापसी जर्मन जाने के लिए लिफ्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत शर्मिंदगी का वाक़या था, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। टैक्सी बुलवाए को 3 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन इसका कोई अता-पता नहीं था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और मैं पूरी जैकेट वग़ैरह भी नहीं पहने हुए था, तो सिर्फ़ एक चारा रह गया था कि इंग्लिश का एक मुहावरा है, बाइट द बुलेट यानी कि कोई काम करने के लिए पूरी ताकत लगाना। तो मैंने वहाँ पे खड़े होके हर गुज़रने वाले को अपना कागज़ दिखा रहा था। कुछ लोग हँसते थे और कुछ सर को झटक देते थे, जैसे कह रहे हो कि हम फ्रैंकफर्ट नहीं जा रहे। मुझे खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी और मेरी टाँगें शल हो रही थीं। ठंडी तेज़ हवा से मुँह ऐसे लग रहा था कि मुँह में जैसे नाक ही नहीं। नाक को छूकर देख लेता था कि नाक मौजूद है कि नहीं है। जो भी लोग गुज़र रहे थे मज़े से गाड़ी में हीटर ऑन करके मेरी तरफ देखते थे और आगे बढ़ जाते थे। मेरी आँखों में आँसू आ गए कि कितनी सर्दी में खड़े-खड़े कहीं सर्दी में खड़े-खड़े बीमार ना हो जाऊँ और फिर पता नहीं घर पहुँच भी सकूँगा कि नहीं।
एक-एक करके सब घर वाले याद आ रहे थे। घर वालों का ख़्याल था कि हमारा बेटा भाई वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ है, जो कि मैंने खुद ही ज़िद करके टूर करने की ठानी थी। वरना सब घर वाले मेरे वर्ल्ड टूर के मुखालिफ थे। समझ नहीं आ रही थी कि क्यों मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था। एक मर्तबा मैं ज़्यादा थक गया तो एक तरफ होकर बैठ गया। लेकिन बैठे हुए ख़्याल आया कि थोड़ी और हिम्मत करनी चाहिए। हो सकता है कि मेरे बैठ जाने से जिसने मुझे लिफ्ट देनी होगी वो भी निकल ही ना जाए। ना चाहते हुए भी मैं उठ खड़ा हुआ। मैं कोई कमांडो नहीं था कि सख्त लम्हात को बर्दाश्त कर सकूं, लेकिन खिलाड़ी ज़रूर था और सब किस्म की स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता था। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, गिल्ली डंडा, जॉगिंग, रेस, जूडो, कराटे सब कुछ खेला करता था। यूनिवर्सिटी ग्राउंड जो कि हमारे घर के बिल्कुल सामने है लाहौर में, वहाँ मैं सुबह सुबह पहुँचकर जॉगिंग और फिर करता और फिर क्रिकेट जो कि मैंने काफ़ी अर्सा खेली। उसके बाद फिर जूडो कराटे भी मैंने काफ़ी अर्सा करता रहा। शायद यही वजह थी कि मेरा जिस्म सख्ती को बर्दाश्त करने का आदी हो गया था। लेकिन सर्दी को बर्दाश्त करने की तो कभी प्रैक्टिस नहीं की थी। सख्ती तो बर्दाश्त हो गई थी लेकिन सर्दी को कैसे बर्दाश्त किया जाए? मेरे पास कोई जैकेट भी नहीं थी। दिल ही दिल में दुआएँ करता रहा, सूरतें पढ़ता रहा और खड़ा रहा। थकावट से बुरा हाल था। नींद का भी गलबा था, लेकिन मेरे पास खड़े रहने और गुज़रते हुए लोगों को अपना लिफ्ट लेने वाला कागज़ दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक गाड़ी अपने कागज़ात चेक कराने के लिए रुकी तो इसके ड्राइवर ने मेरे हाथ में पकड़ा कागज़ पढ़कर मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और इस्बात में सर हिलाया। मैं तो खुश हो गया कि अल्लाह ने मेरे लिए फ़रिश्ता भेज दिया था। जो लोग कागज़ात चेक कराने के लिए रुकते थे, वो तकरीबन 3-4 मिनट में फ़ारिग हो जाते थे। लेकिन ये आदमी जिसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा था और गाड़ी से उतरकर मुझे कहा कि मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें जर्मनी में छोड़ दूँगा। गाड़ी में एक और लड़का भी बैठा हुआ था। मुसीबत ये हुई कि जैसे ही मैंने अपना बैग सँभाल कर गाड़ी में बैठा, तो इमिग्रेशन वालों ने इस आदमी से इसकी कार एक साइड पर लगवाकर हमसे अंदर केबिन में बुलवा लिया। जब से मैं खड़ा था, मैंने किसी को भी इस तरह से केबिन में बुलवाते नहीं देखा था। लोग बआसानी अपने कागज़ात चेक कराते और चलते बनते। लेकिन ये पहला केस था जिसने मुझे लिफ्ट देने की हामी भरी, लेकिन अब वो इमिग्रेशन की तहवील में आ गया था। मैं सोचने लगा कि आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली मिसाल हो रही थी मेरी। मैं उसके लिए भी दुआएँ करने लगा कि जल्दी वापस आ जाए और वाक़ई वो जल्द ही वापस आ गया। वो फ्रेंच था, फ्रांसीसी था, लेकिन चेकोस्लोवाकिया में काम करता था और फ्रांस अपनी बेटी की सालगिरह पर जा रहा था। एक दूसरा लड़का जो गाड़ी में बैठा था, इसको भी इसी फ्रांसीसी गाड़ी वाले लड़के आदमी ने लिफ्ट दी थी, लेकिन वो भी फ्रांस ही जा रहा था। गाड़ी वाले ने जिसका नाम शायद मार्क था, मेरा बैग डिग्गी में रखवाया और मुझे दिखाया कि इसकी डिग्गी बियर के कैन से भरी हुई थी। वो मुझे कहने लगा कि जितनी मर्ज़ी पियो, कोई रोक-टोक नहीं। मैं मुस्कुरा दिया और दिल ही दिल में कहा कि तुम्हें क्या पता कि मैं मुसलमान हूँ और अल्कोहल वगैरह इस्तेमाल नहीं करता। हम गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं सोच रहा था कि अगर मैं थक कर बैठा रहता, तो शायद ये आदमी मार्क मुझे ना देख पाता और मेरा वक़्त ज़ाया होता और मैं उसको मिस कर देता। मैंने मार्क और दूसरे लड़के के साथ 1-2 तस्वीरें बनाई और इनका शुक्रिया अदा करके और शायद ये आदमी मार्क मुझे देख ना पाता और मैं लिफ्ट ना ले पाता। लेकिन थोड़ी-सी हिम्मत करके मुझे लिफ्ट मिल गई, यानी कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा। मेरे जूडो कराटे के इंस्ट्रक्टर कहते थे, जब आप भागते-भागते थक जाएँ और इस थकावट में थोड़ा और भाग लें, तो इससे आपका स्टैमिना बनता है। मार्क गाड़ी चला रहा था और कुछ-कुछ बातें भी करता जा रहा था। इसकी इंग्लिश फ्रेंच लहजे की थी, लेकिन मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था कि किस किस्म का लहजा था। मैंने उसे अपनी स्टोरी बताई कि मेरे पास वीज़ा ना होने की वजह से मुझे बस से उतार दिया गया था। मेरा ख़्याल था कि बस वालों को बस पर बिठाने से पहले कागज़ात वग़ैरह चेक कर लेने चाहिए, लेकिन वो सिर्फ़ टिकट चेक करते थे और वीज़ा वग़ैरह नहीं चेक करते थे। मार्क ने मुझे बताया कि वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपनी बेटी की सालगिरह मनाने के लिए फ्रांस जा रहा था और जर्मनी को क्रॉस करके फ्रांस में दाखिल होगा। इसने मुझे ऑफ़र की कि मैं इसके साथ इसकी बेटी की सालगिरह में शिरकत के लिए जा सकता था। मैं हैरान हो रहा था कि ये आदमी कितने साफ़ दिल का था। वो मुझे जानता भी नहीं था, लेकिन एक तो इसने मुझे लिफ्ट दे दी थी और दूसरा मुझे अपनी बेटी की सालगिरह में शिरकत के लिए ऑफ़र कर रहा था। बहुत ही अजीब था। शायद यही वजह थी कि इसने अपनी डिग्गी बियर बियर के कैन से भरी हुई थी।
ताकि वो अपनी बेटी की सेलिब्रेशन में उन बियर के केन्स को यूज़ कर सके। फ्रांस मैं पहले ही घूम फिर चुका था, सामली सलोनी के साथ, इसलिए मुझे फ्रांस जाने की कोई मंतक समझ नहीं आ रही थी। क्या मैं फ्रांस मार्क की बेटी की सालगिरह में शिरकत के लिए चला जाऊँ? लेकिन मैं पहले ही अपने घर के लिए उदास हो रहा था और चाहता था कि जल्द ही अपने टूर को ख़त्म करके घर पहुँच जाऊँ। अगरचे मार्क ने बताया कि इसकी बीवी और बेटी मुझसे मिलकर बहुत खुश होंगे। ज़ाहिर है कि मैंने मार्क को अपने वर्ल्ड टूर के बारे में मुख्तसरन बता दिया था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, जिसको सुनकर वो काफ़ी खुश हुआ कि मैं कोई बुलंद हिम्मत वाला काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग सम डेयरिंग वर्क, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। मार्क ने बताया कि चूँकि वो फ्रांस जा रहा था इसलिए वो फ्रैंकफर्ट में से होके नहीं गुज़रेगा। मैंने उससे कहा कि मुझे फ्रैंकफर्ट के नज़दीक तरीन जगह पर उतार देना। इसने मुझे कहा कि एक पेट्रोल पंप नज़दीक आएगा, तो वो मुझे इस पेट्रोल पंप पर उतार देगा। मैं खुश हो गया। गाड़ी में हीटर ऑन था और सर्दी का कुछ पता नहीं था। बल्कि जो लड़का बैठा हुआ था इसने तो टी-शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन जैकेट ही साथ भी रखी हुई थी। मुझे नींद का गलबा होने लगा। नरम-गरम गाड़ी में बैठकर नींद का आना लाज़मी था। मैं ऊँघने लगा लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि सोने ना पाऊँ। फिर मैंने अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर दिया। क्योंकि बहरहाल वो लोग अजनबी ही तो थे। मैं अपने आप को चुटकियाँ काट-काट के जाग रहने की कोशिश कर रहा था। अचानक मेरी नज़र गाड़ी के स्पीडोमीटर पर पड़ी तो देखा कि सुई 200 से ऊपर जा रही थी। मार्क की गाड़ी ऑडी थी, जर्मन गाड़ी ऑडी, और वो इसको 200 किलोमीटर से ज़्यादा भगा रहा था। मेरी नींद बिल्कुल ही उड़ गई और मैंने गौर से स्पीडोमीटर को कई मर्तबा देखा और यकीन किया कि वाक़ई मार्क गाड़ी को काफ़ी स्पीड से चला रहा था। मैंने सोचा कि सर्दी में ठिठुरने से मरने से तो बच गया, लेकिन इस स्पीडिंग गाड़ी से शायद ना बच सकूँ। पहले मैंने सीट बेल्ट नहीं बाँधी थी, लेकिन स्पीडोमीटर देखने के बाद जल्दी से सीट बेल्ट लगा ली। जर्मनी में जो मोटरवे है इसको ऑटोबान कहते हैं और वहाँ पर स्पीड लिमिट कोई नहीं है। यानी कि जितनी मर्ज़ी स्पीड से आप गाड़ी चलाएँ, कोई चालान वग़ैरह नहीं होता। अब मैंने फिर से अल्लाह ताला को याद करना शुरू कर दिया और आयतें और सूरतें पढ़नी शुरू कर दी कि या अल्लाह अब मेरी मदद फरमा और बचा ले मुझे। गाड़ी इतनी सुबह रफ्तारी से चल रही थी कि लगता ही नहीं था कि स्पीडोमीटर 200 किलोमीटर से ज़्यादा थी शो कर रहा है। अगर जब मैं स्पीडोमीटर ना देखता, तो मैं यही समझता रहता कि 120 और 130 के किलोमीटर के हिसाब से जो कि ऑस्ट्रेलिया की हाईवे पर कानूनी रफ्तार से जारी होगी। अच्छी बात ये थी कि फ़ासला जल्दी से तय हो रहा था। जब तक हम पेट्रोल पंप पर पहुँचे तब तक दिन भी निकल आया था और सूरज भी निकलने की कोशिश कर रहा था बादलों में से। पेट्रोल पंप पर पहुँचकर मार्क ने एक मर्तबा मुझे फिर ऑफ़र की कि मैं उसके साथ चलूँ, लेकिन मैंने शाइस्तगी से उसकी ऑफ़र को मना कर दिया और इस पेट्रोल पंप पर उतर गया। मैंने अपने पास डिस्पोजेबल कैमरे रखे हुए थे, यानी कि तस्वीरें लेने के बाद जब उनको पिक्चर्स को धुलाया जाता है, उनकी डेवलपिंग की जाती है, तो वो फिर वो कैमरा जो है वो ज़ाया हो जाता है और दोबारा उसको यूज़ कैमरे को नहीं कर सकते, उसको डिस्पोजेबल कैमराज़ कहते हैं। मैंने मार्क और दूसरे लड़के के साथ 1-2 तस्वीरें बनाई और उनका शुक्रिया अदा करके पेट्रोल पंप के अंदर चला गया और जल्दी से मशीन से कॉफ़ी बनाकर और 1-2 डोनट खरीद कर खाए और नाश्ता किया। एक जर्मन लड़की सारा स्टोर चला रही थी और उसके बाहर पेट्रोल पंप उसको भी वो चला रही थी। मैंने इसे हेलो हाय किया, इसने पूछा कि और मैंने इससे पूछा कि यहाँ से फ्रैंकफर्ट जाने का कौन-सा रास्ता है? मैं सोच रहा था कि अगर 15-20 मिनट का भी फ़ासला होगा तो पैदल ही चला जाऊँगा। उस लड़की ने अपने जर्मन लहजे में इंग्लिश बोलते हुए समझाया कि मोटर यानी ऑटोबान से ही जाना पड़ेगा। मैंने उसे कहा कि मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं पैदल ही चला जाऊँगा। वो मेरे पैदल का सुनकर तकरीबन चीख पड़ी। कहती, "क्या? क्या तुम पैदल फ्रैंकफर्ट जाओगे? क्या तुम पागल हो?" मैं हँसने लगा और उसे भी अपनी रुदात सुनाई। इसने अफ़सोस का इज़हार किया, लेकिन बताया कि वहाँ से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती। सब लोग अपनी-अपनी गाड़ियों में सफ़र करते हैं और ये मेरे लिए एक नया इंकशाफ था कि वहाँ नज़दीक से कोई ट्रेन, बस वग़ैरह नहीं जाती थी। मैं सोच में पड़ गया और लड़की अपने गाकों में मसरूफ़ हो गई। और पेट्रोल पंप काफ़ी मसरूफ़ था। लोग पेट्रोल भरवाने के लिए रुकते थे और कुछ कॉफ़ी वग़ैरह भी लेते थे, वॉशरूम इस्तेमाल करते थे जो कि फ्री था
और सबके लिए खुला था। मैंने वॉशरूम इस्तेमाल किया और सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। मेरे ज़हन ने कहा कि अब हालात काफ़ी बेहतर हैं, यानी कि खाने-पीने की चीज़ें वगैरह खरीद सकता था। वॉशरूम खुला था आने-जाने के लिए। दिन हो चुका था, इससे सर्दी में कुछ कमी वाक़या हुई थी और फ्रैंकफर्ट की तरफ अगर मैं पैदल भी चलना शुरू कर देता, तो शाम से पहले पहुँच सकता था। इसलिए मेरा हौसला पहले से बहुत ज़्यादा बुलंद था। मैं मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर कर रहा था, जो कि ज़्यादा नहीं थे। एक तरीका या ऑप्शन ये था कि मैं पैदल चलना शुरू कर दूँ और कभी ना कभी तो फ्रैंकफर्ट पहुँच ही जाऊँगा। लेकिन एक तो मेरे पास बैग था, जो कि उठाकर चलना बहुत मुश्किल था। दूसरे हाईवे पर कोई फुटपाथ तो बने नहीं हुए थे, इसलिए एक साइड पर चलते हुए लोग पुलिस को इत्तला कर सकते हैं थे और मैं खामख़्वा अपने आप को मुसीबत में गिरफ़्तार होता देखना नहीं चाहता था। फिर भी ये था कि उस हाईवे जिसको ऑटोबान कहते हैं, गाड़ियों की स्पीड की ज़्यादा से ज़्यादा रफ़्तार पर कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए ये ना हो कि मैं किसी हादसे का शिकार हो जाऊँ। वैसे पुलिस वाले ऑप्शन पे मैंने दोबारा गौर शुरू करना शुरू कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस मुझे कहेगी कि कहाँ जा रहे हो? और इसके अलावा पुलिस मुझे क्या कहेगी? यही एहतियात करूँ कि और हाईवे पर ना चलूँ। मैं कह दूँगा कि ठीक है, फिर पुलिस अगर मुझे कहेगी कि वो कहाँ पे जा रहे हो? तो मैं उन्हें बताऊँगा कि फ्रैंकफर्ट जा रहा हूँ, तो और कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। मेरे सब कागज़ात जेन्युइन थे और कोई भी गैर कानूनी नहीं था। मैं तो एक टूरिस्ट था, सियाह था, जिसकी पूरी दुनिया वाले कदर करते थे। तो मैं अपनी स्टोरी बता दूँगा कि कहाँ से चला हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। ये आइडिया मुझे कुछ अच्छा लगा और एक और ऑप्शन ये था कि मैं दोबारा किसी से लिफ्ट माँगने की कोशिश करता। इस मर्तबा तो लोग तसल्ली से रुक-रुक कर पेट्रोल डलवाने और खाने-पीने की चीज़ें खरीद रहे थे। इसलिए कोई ना कोई बंदा ज़रूर मुझे लिफ्ट देगा। जब बहुत देर हो गई और गाड़ियाँ और लोग आते-जाते रहे और किसी ने पूछा तक भी नहीं कि क्या बात है और क्यों ऐसे खड़े हो और क्यों फ्रैंकफर्ट जाना चाहते हो? एक ख़्याल आया कि पेट्रोल पंप के अंदर जो लड़की काम कर रही थी, वो यकीनन किसी नज़दीकी आबादी से आई होगी और उस आबादी में कुछ लोग होंगे और कुछ घर भी होंगे। इसलिए अगर वो मुझे बता दे अपने इलाके के बारे में, तो मैं 1 आध दिन इसकी आबादी में रह सकता था, ताकि मेरा फ्रैंकफर्ट जाने का बंदोबस्त हो जाता। लेकिन मैं ये हिम्मत ना कर सका। सोचा कि लिफ्ट ही लेने की कोशिश की जाए। मैं फिर खड़ा हो गया कागज़ लेके यकीन के साथ कि कोई ना कोई ज़रूर आएगा, मुझे लिफ्ट देने के लिए। साथ-साथ दुआएँ माँगता रहा और सूरतें जो भी याद थी पढ़ता रहा। और फिर एक देखा कि एक पुरानी-सी गंदी-सी कार में एक लंबा तिरंगा जर्मन आदमी निकला और उसने मेरी तरफ देखा और मेरे कागज़ को पढ़ा और फिर गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ गया। इसने मज़दूरों जैसे कपड़े पहने हुए थे जिसको हम यहाँ पे डांगरी कहते हैं, जिसकी शर्ट और ट्राउज़र एक साथ मिले होते हैं और उसको वर्कर्स जो हैं जैसे कि वो बेसमेंट वगैरह या उस ओवर ब्रिज वगैरह के बनाने के लिए काम करते हैं और इस तरह की तो साइड पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर होते हैं, उसका उसने उस बंदे ने लिबास पहना हुआ था। अ, उसने पेट्रोल भरा, अंदर पैसे देने के लिए गया, मेरी तरफ एक दोबारा एक तरफ देखा, फिर मेरे कागज़ को पढ़ा, फिर गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ गया। लेकिन अभी थोड़ा आगे ही गया था कि उसने फिर अपनी गाड़ी रिवर्स की और मेरे पास गाड़ी रोक कर मुझे कहने लगा कि मैं फ्रैंकफर्ट शहर से थोड़ा-सा बाहर रहता हूँ और उधर ही जा रहा हूँ। मैंने इससे कहा कि अगर उसे कोई मुश्किल ना हो तो पी मुझे गाड़ी के गाड़ी में बिठा ले और मुझे फ्रैंकफर्ट के नज़दीक जहाँ पर भी वो जा रहा है मुझे वहाँ पर छोड़ दे। अ, उसने मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहा। मैंने अपना बैग गाड़ी की पिछली सीट पर रखा और उसके साथ अगली सीट पर बैठ गया। इसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो मुझे अपनी बात समझा सकता था। मैंने गाड़ी में बैठकर सुख का एक लंबा साँस लिया और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा किया कि मेरे लिए कोई बंदोबस्त हो गया था। जैसा कि मैंने कहा कि वो मज़दूर लगता था लेकिन मामला इसके बरअक्स था। यानी कि वो काफ़ी अमीर बंदा था और एक इंजीनियर था और घर बना-बना के बेचता था। जहाँ से वो आ रहा था इस जगह वो कोई बिल्डिंग बनवा रहा था और खुद भी इधर ही मसरूफ़ रहता था। उसे बताया कि वो नक्शे में मैं खुद ही बनाता हूँ। उसने बताया कि मैं नक्शे भी खुद ही बनाता हूँ
डिज़ाइन करके मुकम्मल घर तैयार करके भेज देता हूँ। अगरचे इसके कपड़े मज़दूरों के जैसे थे और गाड़ी भी पुरानी थी, लेकिन मेरा ख़्याल था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। ऑस्ट्रेलिया में मैं एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक को देखा जो कि पेचकस उठाकर खुद ही कंप्यूटर वगैरह ठीक कर रहा था। ये कंप्यूटर अ, की जो टीचिंग्स होती हैं, कंप्यूटर सिखाने वाली कंपनी थी। तो उसका जो ओनर जो था, वो खुद ही हाथ में इंस्ट्रूमेंट्स या स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह लेके तो कंप्यूटर्स वगैरह को ठीक कर रहा था। मैं समझा कि कंप्यूटर टेक्नीशियन होगा, लेकिन किसी ने बताया कि यही बंदा सारी कंपनी का मालिक था। तरक्की याफ़्ता मुल्कों की तरक्की का राज़ ये भी है कि वहाँ के लोग किसी भी काम करने में कोई आर महसूस नहीं करते। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, तो मुझे अ, ऑस्ट्रेलिया में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, मुझे ट्रेनिंग के सिलसिले में शेराटन होटल भेजा जाता था। वहाँ की रेस्टोरेंट की जो मैनेजर बड़ी खूबसूरत लड़की थी। वो खुद ही डस्टबिन के बैग तब्दील करती थी और भरे हुए बैगों को बाहर बड़े-बड़े डंप मास्टर में फेंक कर आती थी। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये कोई साज़िश थी। बहरहाल वो जर्मन जिसका नाम बर्ले था, मुझसे बातें कर रहा था। इसको भी मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, तो वो भी हस्बे मामूल सब लोगों की तरह पुरजोश हुआ, एक्साइटेड भी। इसने बताया कि कुछ साल पहले उसने ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन किसी वजह से वो ना जा सका। लेकिन अब भी वो ऑस्ट्रेलिया जाने का बहुत शौक रखता था। मैंने इसे कहा कि मैं इसको अपना ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस दे दूँगा और जब भी ऑस्ट्रेलिया आए तो मेरे पास ही क़याम करे। हमारी बातें करते-करते इस जर्मन बंदे को फ़ोन आ गया। मोबाइल तो फ़ोन जब मैं ऑस्ट्रेलिया में अब मैं ऑस्ट्रेलिया को बहरहाल वो जर्मन जिसका नाम बर्ले था मुझसे बातें कर रहा था। इसको भी मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। तो वो भी हस्बे मामूल सब लोगों की तरह पुरजोश हुआ और एक्साइटेड भी। इसने बताया कि कुछ साल पहले इसने ऑस्ट्रेलिया जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन किसी वजह से वो ना जा सका। लेकिन अब वो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बहुत शौक रखता था। मैंने इसे कहा कि मैं इसको अपना ऑस्ट्रेलिया का एड्रेस दे दूँगा और जब भी ऑस्ट्रेलिया आए तो मेरे पास ही क़याम करे। हमारी बातें करते-करते जर्मन बंदे को फ़ोन आ गया। मोबाइल फ़ोन उसके पास था। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन मैं सोना नहीं चाह रहा था। जब उसने मोबाइल पर बात शुरू की तो मुझे लगा कि वो मेरे बारे में किसी से बात कर रहा था। मैंने पैसों वाली बेल्ट पे जो कि मैंने अपनी कमर के साथ बाँधी हुई थी, उस पे हाथ रखा और उसको चेक किया और उसमें मेरा पासपोर्ट वगैरह भी था जो कि मेरे वेस्ट के साथ टाई की हुई थी और साफ नज़र आ रही थी। मैं समझा कि वो अपने किसी दोस्त से मेरे ही बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसने 1-2 बार मेरी पैसों वाली बेल्ट को भी देखा था। अब मुझे कुछ खौफ महसूस होने लगा। फिर जैसे ही इसने मोबाइल पर बात ख़त्म की, तो बर्ले ने मुझे कहा कि इसका दोस्त का फ़ोन था और इसके घर में कुछ काम होना है, जिसके मशवरे के लिए इसने बर्ले को बुलवाया था। बर्ले ने मुझे कहा कि मेरी ये दोस्त अजनबी है और अम, पहले से कई मर्तबा मुझे बुलवाया था, लेकिन मसरूफ़ियत की वज़ह से नहीं जा सका। बर्ले ने मुझसे पूछा कि अगर मुझे कोई एतराज़ ना हो तो वो अपने दोस्त को ले दोस्त के पास चला जाए। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन हो गया था ये कोई साज़िश थी कि वो मुझसे अपने दोस्त के घर ले जाए और फिर मेरे पास जो डॉलर्स वग़ैरह थे वो लूट लें और बाद में मुझे मार ही ना दें। मैं काफ़ी हद तक खौफ़ज़दा हो गया था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं इसको इसके दोस्त के घर जाने दूँ। तो इससे आगे का वाक़या इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स वग़ैरह में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें और नोटिफ़िकेशन बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मेरी वीडियोज़ वग़ैरह अपलोड हों, तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। Thank you very much for listening to me. You have a nice day, and I will see you in my next video tomorrow inshallah. Okay. All the very best. Assalamu alaikum.